तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है, क्यों क्या है, एक्चुअली है क्या ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। कुछ उसकी आउटसोर्सिंग समझी थी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने समझी थी कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आज की वीडियो जो कि इसका टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक, इसको एनईपी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पार्ट 5 हमारा है। तो लास्ट वीडियो हमारा था पार्ट 4, ठीक, उसमें हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्वियस गेन्स एंड इंपरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मींस ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज जो बनाई गई हैं जो ग्लोबलाइजेशन को, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्लोबलाइजेशन है उसको प्रमोट करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था कि जो इक्विटी, जो फॉरेन एक्सचेंज, जो इन्वेस्टमेंट था उसको इनहेंस किया गया, मींस उसको बढ़ावा दिया गया, जो कि 40% से ज्यादा हो गया। जो पहले 40% पे था अब 40% से बढ़ गया है और कहां पे पहुंच गया है, 51 से 100% के बीच में अब पहुंच चुका है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक। नंबर 1 है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। नंबर 2 है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं। थर्ड है हमारा रेमिटेंस ऑफ नीट फैमिली एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो ये सब जो थे हमारे, ये क्या होते हैं? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी होते हैं, जो कि हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको कवर नहीं करते हैं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। क्लियर है ये? तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है कि जो भी हम फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं उसको मार्केट प्राइस पे अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या है? सिंपल है, इन कंफर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन implying that it is a liberal policy. Clear है? Next है under the policy all restrictions and controls on foreign trade have been removed. Means जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में था इसमें क्या किया गया, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के उसको टोटली रिमूव कर दिया गया, जिससे कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगे। वन ओपन कंपटीशन इज इनकरेज, और जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव करने के बाद क्या किया गया, सिंगल कंपटीशन बना दिया गया, जो कि स्टार्ट था। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन इन टैरिफ क्या है हमारा? इन ऑर्डर टू इनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, जो टैरिफ्स थे उनको क्या किया गया, टोटली विड्रॉन कर लिया, या जो बैरियर्स थे उनको टोटल विड्रॉ कर लिया। अब बैरियर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो इससे क्या हुआ कि जितना भी मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज थी उन सब का क्या होने लगा, ट्रेड इजी हो गया इंडिया विद जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है
उसके साथ, इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी गुड्स या सर्विसेज थी, काउंटेबल सर्विसेज थी, जिनको हम केवल उनका ही बिजनेस या ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या किया गया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इसको टोटली विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विड्रॉ ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उनको विड्रॉ किया गया। अब ये क्या है हमारा, सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव restrictions on all import items have been totally withdrawn। तो जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे हमारे जो इंपोर्ट आइटम्स थे उन पे वो टोटली विड्रॉ कर लिए गए। दिस इज अ कंफर्मिटी विद इंडियाज कमिटमेंट टू द WTO। ये क्या है हमारा, ये कंफर्मिटी थी, कंफर्मिटी थी, ठीक है। उससे क्या है कि इसने क्या किया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग WTO भी बोलते हैं, उसने कंफर्म किया इंडिया ने कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अब हमारे ट्रेड पॉलिसीज में नहीं है, इसको टोटली विड्रॉ कर लिया गया है। क्लियर है ये सबको? तो ये 5 पॉइंट थे हमारे पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, सबसे पहला था हमारा इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, तीसरा है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, चौथा है हमारा रिडक्शन इन टैरिफ्स, पांचवा है हमारा विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी टैरिफ बैरियर्स की, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सिंपल है, टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर टू बैरियर्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ बैरियर्स क्या होती है कि जो हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको क्या किया था, वो काफी हाई कर लिया गया था। मींस उस टाइम पे 1991 से पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन से पहले जो टैरिफ ड्यूटीज लगती थी या इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी गुड्स या सर्विसेज पे, वो क्या थी, काफी हाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है हमारा? नॉन टैरिफ बैरियर्स जनरली रिफर टू कोटा बैरियर्स implying quantitative restrictions on import। क्लियर है? तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या था, जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं वो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव मेथड पे लगाए जाते हैं या क्वांटिटी पे लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज का इंपोर्ट करते हैं, ठीक, तो उस पे पहले ये रहता है कि हमें इतना ही परसेंट गुड्स का हमें इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा का नहीं करना है। तो ये हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। ठीक है, इसमें केवल नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ट्रेड आप कितना कर सकते हैं या कितने आइटम्स का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस इसमें रहते थे। और टैरिफ में क्या रहता था, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? सिंपल है, bilateral trade agreements refer to trade agreements of one country with other। क्लियर है? bilateral trade agreements क्या होते हैं? किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं bilateral trade agreement। क्लियर है? मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स जो एक कंट्री का किसी दूसरी या एक से ज्यादा कंट्रीज से ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्लियर है ये सबको? तो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रिफर टू वन कंट्री विद मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? ऐसे एग्रीमेंट जो एक कंट्री और वर्ल्ड की कई कंट्रीज से ट्रेड एग्रीमेंट करती हो, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्लियर है ये सबको? यहां तक समझ में आया? वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन अप्राइजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। तो क्लियर है, एलपीजी पॉलिसीज को हम पहले भी हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। एलपीजी मींस एल इज इंडिकेटेड फॉर लिबरलाइजेशन।
क्लियर है सबको? P is indicated for privatization and G is for globalization. क्लियर है? तो ये जो एलपीजी है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो अप्राइजल समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो कि डिमेरिट समझनी पड़ेगी या मेरिट्स समझनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि एलपीजी जो कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसके बाद से एलपीजी को यूज किया जाने लगा था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इसका इंडिकेशन किसने किया कि ये जो एलपीजी पॉलिसीज हैं ये बेटर है इकोनॉमी के लिए या नहीं है, इसके लिए हमें पता चलता है जीडीपी से। क्लियर है? पोस्ट 1991 अगर देखा जाए, अगर 1991 से पहले देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 8% के लमसम थी, लेकिन 1991 के बाद जब से इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं तो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिला है। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसकी मेरिट्स के बारे में देखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद इसकी डिमेरिट्स के बारे में देखेंगे कि एलपीजी पॉलिसीज या अप्राइजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज की मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। एलपीजी पॉलिसीज की क्या मेरिट्स हैं? सिंपल। नंबर 1 वाइब्रेंट इकोनॉमी, नंबर 2 हमारा स्टिमुलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नंबर 3 है a check on fiscal deficit, नंबर 4 है हमारा a check on inflation, नंबर 5 है हमारा consumers sovereignty, नंबर 6 है substantial increase in FER। FER का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर है? तो अगर सबसे पहले बात की जाए अगर वाइब्रेंट इकोनॉमी की, तो क्या है, इससे क्या, इसकी मेरिट्स क्या है हमारी? वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक, सबसे पहली मेरिट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो एलपीजी पॉलिसीज के लागू होने के बाद या इंप्लीमेंट होने के बाद या इसके यूज होने की वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अब ज्यादा वाइब्रेंट हो गई थी। क्लियर है? अब ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज टेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या हुई, वो उसमें एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट हुआ, वो ऊपर उठने लगी। और इसको किसने इंडिकेट किया? जीडीपी ग्रोथ ने इंडिकेट किया। क्लियर है सबको? पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शॉट अप टू एज हाई एज 8% पर एनम। अगर बात की जाए एलपीजी के पहले, जो एलपीजी पॉलिसीज हैं इनके पहले की अगर बात की जाए, मींस इसको कह सकते हैं कि 1991 से पहले की अगर बात की जाए, उस टाइम पे जो हाईएस्ट ग्रोथ थी हमारी जीडीपी की वो कितनी थी? ऑलमोस्ट एज हाई एज 8%। क्लियर है? इससे ऊपर हमारी हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ नहीं पहुंची है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिमुलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? सिंपल है, LPG policies have worked to a great stimulant to industrial production in the Indian economy. LPG policies ने किया कि LPG policies के अंदर ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है LPG policies के थ्रू उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है? It is owing to these policies that IT industry in India has achieved global recognition। और इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दिया गया, इस वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री थी उसको अब वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली पहचाना जाने लगा। उसने अपनी एक पहचान अलग बना ली, किसके थ्रू? हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या जो एलपीजी पॉलिसीज हैं इसके थ्रू क्या हो गया,
कि जो आईटी सेक्टर था हमारे इंडिया का, उसकी अब ग्लोबल पहचान हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। अब चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी में क्या है, ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ये काफी बड़ा एक थ्रेट माना जाता है। ठीक है, अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। From as high 8.5% of GDP has been brought down to around 3.5% of GDP. क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा चेक ऑन इन्फ्लेशन। चेक ऑन इन्फ्लेशन क्या होता है हमारा? चेक ऑन इन्फ्लेशन मीन्स owing to a greater flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. अब जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, वो अच्छा होने की वजह से क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा था एलपीजी पॉलिसी से पहले, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज के लागू होने के बाद से या उसके अप्लाई होने के बाद से क्या हुआ, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो काफी ज्यादा कम हो गया। इन द ईयर 2011-12 टू 2013-14 मींस 2010-11 से लेके 13-14 तक क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन था वो 6 to 9% पर एनम की रेंज में था। क्लियर है? इन्फ्लेशन रेट जो था वो 6 to 9% पर एनम की रेंज में था, लेकिन फॉर 2017-18 इट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.9%, जो 6 to 9 की रेंज में था। कहां था? 6 to 9 की रेंज में था, उसमें अब सब्सटेंशियल डिमिनाइश हुआ है, जो कि कहां पे आ गया है? 2.9 पे आ गया। क्लियर है? तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट है वो काफी कम हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी क्या होती है? सिंपल है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी हैज एक्सटेंडेड ओवर टाइम। क्लियर है? जो कंज्यूमर सोवर्जिनिटी होती है वो क्या हुई, अगर पिछले समय से देखा जाए वो क्या हुई, एक्सटेंड हो गई या एक्सपेंड हो गई। ठीक है, बढ़ गई। ठीक, this is evident from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyers। और ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि अब जब मार्केट्स, ठीक है, जो मार्केट्स हैं वो अब बायर्स की रीच में है। आप कहीं से भी कर सकते हैं परचेजिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो बायर्स हैं उनको जो अपने पसंद का गुड्स है वो या सर्विस है उसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको क्या मिला, एक वाइड रेंज मिली अलग अलग मार्केट्स के थ्रू। क्लियर है? अब हमें एक चीज लेनी है तो उसके लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, या हम ज्यादा चीजों को देखकर अपनी मनपसंद की चीज को पसंद कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन पहले क्या था, ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, कुछ ही ऑप्शंस थे, तो हमें उसमें से ही सेलेक्ट करना होता था। लेकिन एलपीजी पॉलिसीज के आने के बाद से क्या हुआ, ये जो वाइड रेंज आई है, ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू या जो अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके थ्रू जो प्रोवाइड कराई जा रही है रेंज, उससे क्या हुआ, जो हमारी जो नीड है उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर सकते हैं। लास्ट है हमारा सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एफईआर। एफईआर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी एफईआर क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व वाज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसी। अब ये जो एफईआर था, जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक, इसमें क्या होने लगा था, कमी आने लगी थी, जिसको यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम होने लगा था। इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने एलपीजी पॉलिसीज को फॉलो करना स्टार्ट किया या एलपीजी पॉलिसीज पे शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, थैंक्स टू दीज पॉलिसीज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैज नाउ रीच्ड अ कंफर्टेबल लेवल। अब अगर एलपीजी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेक्स रिजर्व था इंडिया का वो अब एक
कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच गया है कि जहां पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी सिचुएशन से अच्छे से फेस किया जा सकता है या उसको आउटकम उसका ढूंढा जा सकता है, ठीक है, या उसको ओवरकम भी किया जा सकता है क्योंकि अब हमारे पास जो विजन है वो वाइड है, ठीक है। Good amount of forex reserve enhance economic condition of the global investors in the Indian market. अब ये जो forex reserve है इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होने की वजह से या अच्छा होने की वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे इंडियन मार्केट के, ठीक, इंडियन मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और अब वो फुल कॉन्फिडेंस के थ्रू या इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? तो ये थी हमारी मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। सबसे पहले था हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी, नंबर 2 हमारा स्टिमुलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नंबर 3 हमारा चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, नंबर 4 हमारा चेक ऑन इन्फ्लेशन, नंबर 5 हमारा कंज्यूमर्स ओवरड्यूटी, नंबर 6 हमारा सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एफईआर मींस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर है? तो आज की वीडियो में